Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 14, Industrial Revolution and Capitalism and Socialism. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम लोग पार्ट 1 में यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं. पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे अ डिमांड फॉर रिफॉर्म्स से. रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार. ठीक है, तो अब जो वर्किंग क्लास थी वो कुछ सुधारों के रिगार्ड्स में बात करने लगी थी. वो भी चाह रही थी कि हमारी जो वर्किंग कंडीशन है, हमारी जो लाइफ है, अब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए. ठीक है, वर्किंग क्लास बोले तो लेबर जो दिन रात मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद भी उसे उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी डिज़ायर्ड है. वो अपनी फैमिली की नीड्स को भी उस सैलरी से पूरा नहीं कर पा रहा था इतने घंटे काम करने के बाद भी. तो वो लोग सब चाह रहे हैं कि भाई हमारी डिमांड्स पे ध्यान दे इंडस्ट्रियलिस्ट और उन्हें पूरा करें. तो उन्होंने अपनी डिमांड्स को किस तरीके से एक्सप्रेस किया वो हम देखेंगे. पहला कि इन लोगों ने ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि अब वर्किंग क्लास को समझ में आ गया था कि कंबाइंड एक्शन ज़्यादा इफेक्टिव है देन आइसोलेटेड और लोनली एफर्ट. अगर मैं जाके अपने मैनेजमेंट से कोई बात करूँगी या इंडस्ट्री ऑनर से कोई बात करूँगी तो हो सकता है वो उस पर ध्यान ना दे. पर जब हम 100 लोग 200 लोग पूरी इंडस्ट्री के वर्कर्स साथ में जाके उनके सामने कोई बात रखेंगे तो उन्हें उस बात को सुनना ही पड़ेगा. तो यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ ट्रेड यूनियंस का कि भाई ट्रेड यूनियंस, क्योंकि बहुत सारे लोग जब साथ में होते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है. ट्रेड यूनियन बन गई. दूसरा, जो स्टेट और म्युनिसिपल बॉडीज थी, एनेक्टेड फैक्ट्री एक्ट. उन्होंने फैक्ट्री एक्ट बनाना चालू कर दिया कि भाई अब आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते. फैक्ट्री ऑनर्स आपको रेगुलेट करना पड़ेगा प्रॉपरली. वर्किंग आवर्स लिमिटेड होंगे, वेजेस फिक्स कर दिए गए और कंडीशन ऑफ वर्क फॉर द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज. जो वर्कर्स आपके यहाँ काम करेगा वो लिमिटेड आवर्स 8 आवर 10 आवर्स काम करेगा. वेजेस आपको उसको 200 रुपये रोज 300 रुपये रोज या उस टाइम में जो भी प्रिवलेंट वेज रेट रहा होगा उतना आपको देना पड़ेगा. एंड देन जिस भी कंडीशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं उस कंडीशन को सुधारो. अगर वो ऐसी जगह काम करें जहाँ उन्हें बहुत गर्मी लग रही तो फैन की फैसिलिटीज़ दो, प्रॉपर वॉशरूम्स बनाओ, प्रॉपर वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर अरेंज करो उनके लिए. तो ये सारी चीज़ें किसने एक्ट बना के प्रॉपरली उनको पालन करवाया, उन चीज़ों को फॉलो करवाया थे स्टेट और म्युनिसिपल बॉडीज. इन्होंने फैक्ट्री ओनर्स को बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि आपको इतनी चीज़ें तो फॉलो करनी ही पड़ेगी. तीसरा, जो और बेटा ये जो गुस्सा था वर्किंग क्लास का, जो एजिटेशन था, एजिटेशन बोले तो गुस्सा, नाराजगी, रोष, उस वजह से सोशलिस्ट मूवमेंट का राइज हुआ और ग्रोथ हुई. ठीक बेटा, जो सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि ये जो क्लास डिवीजन है, अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है ये थोड़ा सा कम हो जाए या पूरी तरह ख़त्म हो जाए. तो जो सोशलिज्म का गोल था वो ये था कि प्राइवेट ओनरशिप को हम ख़त्म कर दें. मतलब जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, माइंस, फैक्ट्रीज, इन सब के ऊपर कंट्रोल किसका हो, या तो पूरी कम्युनिटी का हो या गवर्नमेंट का हो जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके. प्राइवेट ओनरशिप ख़त्म हो जाए. सोशलिस्ट का बिलीव था कि ये जो डेमोक्रेटिक मीन्स हैं इन्हें एम्प्लॉय किया जाए तो रिजल्ट या अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव किया जा सकता है. जो भी इम्पोर्टेंट गोल्स हैं सोशलिज्म के उनको पूरा करने के लिए डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है. इन्होंने रिजेक्ट किया रिवोल्यूशनरी ओवरथ्रो ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम को. तो भाई ये लोग इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे कि भैया हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को जो एग्जिस्ट कर रहा है उसे रिवोल्यूशन करके ओवरथ्रो कर दें. जितने भी नेशन थे वर्ल्ड के, सिर्फ एक एक्सेप्शन है अमेरिका. उन अमेरिका को छोड़ दो तो सारे ही नेशंस में एक स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट पार्टी होती है. ठीक है, जैसे ही हमें इलेक्शंस में सक्सेस मिलने लगी वैसे ही सोशलिस्ट ने अडॉप्ट किया अपनी पॉलिसीज़ को, जिनकी वजह से सोशलिज्म और ज़्यादा मजबूत होता गया. ब्रिटेन में लेबर पार्टी पहली बार सरकार में आई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हाउस ऑफ कॉमन्स में 1945. 1945 में जो सरकार बनी ब्रिटेन में लेबर पार्टी की बनी. ये पहली बार था इंग्लैंड में. जो लेबर गवर्नमेंट थी उसने नेशनलाइज्ड किया बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए, पब्लिक हाउसिंग, नेशनल इंश्योरेंस, जिससे जनरल पब्लिक, गरीब लोगों तक डायरेक्टली पैसा पहुंचाया जा सके. जो इल हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जो भी जिस भी तरीके से परेशान है उसकी परेशानी को सॉल्व किया जा सके.
बेटा अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो है प्राइवेट ओनरशिप वर्सेस स्टेट ओनरशिप। तो जब हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था तो हमें पता था कि कैपिटलिज्म में क्या होती है प्राइवेट ओनरशिप, जबकि के पार्ट 2 में जहाँ से हमने स्टार्ट किया सोशलिज्म को, हमने देखा है कि सोशलिज्म स्टेट ओनरशिप की बात करता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये ही है किसमें, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में, कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो किसके हाथों में रहते हैं, प्राइवेट हैंड्स में रहते हैं। मतलब अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो रिसोर्सेज किसके पास रहेंगे, जनरल पब्लिक के पास, प्राइवेट हैंड के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, है ना। पर वहीं पे सोशलिस्ट थिंकर का ये मानना है कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड माइंस को सॉरी कोल माइंस, आयरन माइंस, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब कैसा हो, नेशनलाइज्ड, ठीक है। और इसके ऊपर किसका कंट्रोल हो, स्टेट का कंट्रोल हो। तो पहला डिफरेंस, ओनरशिप इज इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल, private hands, and in socialism ownership is in the hand of state government, everything is nationalized। समझ में आ गई बात। फिर से एक बार देखो कि ये जो कैपिटलिज्म है वहाँ पर जो इकॉनमी है वो किसके हाथ में होती है, प्राइवेट हैंड्स में होती है। वो लोग कौन होते हैं जो इकॉनमी को रन करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट। पर सोशलिज्म में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, भले ही रोड ट्रांसपोर्ट है, बैंक है, ये रेलवे है, ये सब भी किसके पास होंगे बेटा, नेशनलाइज होंगे, मतलब सरकार का इनके ऊपर कंट्रोल होगा। दूसरा होता है मार्केट इकोनॉमी वर्सेस प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरा जो मेजर डिफरेंस हमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है वो ये है कि जो कैपिटलिज्म है ये मार्केट इकोनॉमी पे बेस करता है कि भैया मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होगी उस चीज़ की सप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। कोई प्लान्ड इकोनॉमी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। पर सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है, सोशलिज्म में प्लान्ड इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है बात। जैसे हम बात करें कि भैया जो रशिया था, है ना, वो कैसी कंट्री था, एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पर प्लान्ड वे में डेवलपमेंट हुआ। हमने भी इंडिया में भी उसी मॉडल को फॉलो किया, हमने भी 5 ईयर्स प्लान बनाए, पंचवर्षीय योजना बनाई कि पहले भैया इन 5 सालों में हम इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे या एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, दूसरे 5 सालों में हम इस पर ध्यान देंगे, तो इस तरीके से, ठीक है। तो जो स्प्रिट है कैपिटलिज्म की वो है मार्केट इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक लाइफ होती है वो ऑर्गेनाइज होती है अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड है उस प्रोडक्ट को बना के उसकी सप्लाई को पूरा करो। बेटा कई बार जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो ऐसे गुड्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं जिनकी कोई यूटिलिटी सोसाइटी में होती ही नहीं है, ठीक है। हम भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिनके बिना भी हमारा काम चल सकता है, पर फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे क्रीम्स हम ऐसे यूज़ करते हैं हमारे स्किन टोन को फेयर करने के लिए जो कभी काम नहीं करती। पहले बालों को चम्पी करते हैं, फिर शैम्पू से धोते हैं, फिर कंडीशनर करते हैं, फिर लिव ऑन लगाते हैं, और अगर इन चारों को यूज़ ना भी करें तो भी हमारे बाल बाल ही रहेंगे, पर भी हम यूज़ करते हैं। तो कई बार एक ऐसे कुछ का मतलब प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हो जाता है जो रिसोर्स वेस्टेज से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। हम हमारे वैल्यूबल रिसोर्सेज को फालतू में ही वेस्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं भैया कि इकॉनमी प्लान्ड वे में ग्रो होनी चाहिए, है ना। हमारी सोसाइटी का हर व्यक्ति हैप्पी होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास रिसोर्स अवेलेबल होनी चाहिए, इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कौन, सोशलिस्ट। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस सोशल कोहेशन। अब ऑब्वियस सी बात है जो कैपिटलिस्ट होते हैं, आज हम भी अगर किसी वेंचर में पैसा लगाएंगे तो हमें लगे ना कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, मेरा पैसा जितना लगाया उतना मुझे मिले वापस। और वहीं पे जो सोशलिस्ट लोग होते हैं वो सोशल कोहेशन, अपनी जो लोग हैं, कंट्री है, स्टेट है, उसको यूनाइटेड बनाए रखने की, एकजुटता की बात करते हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में एकजुटता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पर वहीं पर कैपिटलिस्ट लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटिव होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का, पर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पर थिंग्स को प्रोड्यूस किया जाता है पुअर और नीडी पीपल के बेनिफिट के लिए, ठीक है।
whose production cost more and yield lesser gains, जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज़्यादा है पर जो गेन देंगी वो कम देंगी, और कई बार कोई गेन ना भी दे फिर भी सरकार उनको प्रोड्यूस करती है और गरीबों तक पहुंचाती है। स्टेट फेयर प्राइस शॉप ओपन करती है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स रन करती हैं, जैसे अंत्योदय अन्न योजना है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू कंट्रोल में हम 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो में चावल ले आते हैं, सब्सिडाइज रेट पे केरोसिन और हमें शुगर मिल जाती है। क्यों दे रही है सरकार? कि भाई गरीबों के पास भी खाने पीने के लिए कुछ अवेलेबल हो। अच्छा, इसका पूरा नुकसान कौन भरती है? सरकार भरती है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि कई बार सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर देती है जहाँ पे या तो हो सकता है बहुत कम प्रॉफिट मिले, गेन मिले, या हो सकता है कोई गेन मिले ही ना। सेल्स गुड्स एट इवन एट द लॉस, जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल भी कहते हैं कॉमनली, वो गुड को सेल करती हैं कई बार लॉस में भी, एट अ प्राइस विच इज़ लेस देन इट्स कॉस्ट। सरकार 20 रुपये किलो में गेहूँ खरीदती है और 2 रुपये किलो में वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो ये 18 रुपये का लॉस किसका है बेटा? गवर्नमेंट का है ना। चलो, नाउ वेलफेयर एक्टिविटीज वर्सेस नो सेफ्टी नेट। सर्कस में सेफ्टी नेट लगाया जाता है किसके लिए? परफॉर्मर्स के लिए, कि भाई अगर कई बार उनसे गलती हो जाए और वो जो भी कर्तव्य या जो भी परफॉर्मेंस देने वाले उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए और वो गिर जाए तो उसे लगे ना, इसलिए हम सेफ्टी नेट लगा देते हैं। इससे उनकी लाइफ बच जाती है और वो अंधे लंगड़े लूले होने से बच जाते हैं। दैट सेव्स देयर लाइफ और लिम्स, उनके हाथ पैरों को बचा लिया जाता है। सोसाइटी में भी वेलफेयर एक्टिविटी होती हैं जो उन्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, जो नीडी लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उन्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालने के लिए। पर जो प्योर कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है वहाँ पर ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं होते, लोगों की भलाई वगैरह के लिए ज़्यादा पैसा खर्च ही नहीं किया जाता। नो प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ सच पर्सन एज दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। आपकी गलती है कि आप अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े हो, हम आपके लिए क्यों करेंगे? आप अनएम्प्लॉयड हो, आप गरीब हो, आप डिसेबल्ड हो, हमें क्या? हम तो मार्केट में हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट ओनली। पर जो सोशलिस्ट स्टेट होता है दूसरी तरफ, मतलब कैपिटलिस्ट से दूसरी तरफ, ये सोचने का काम सोशलिस्ट करते हैं कि भाई हम उन लोगों के लिए भी इफेक्टिव प्रोविजंस करें पब्लिक असिस्टेंस के, जो लोग अपनी आपको सेफ नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, जो डिसेबल हैं, जो पुअर हैं। कंक्लूजन, सेट बैक टू सोशलिज्म। क्यों जितनी भी कंट्री सोशलिस्ट थी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाई अपने आप को, हम पढ़ेंगे बेटा। लॉजिकली तो आप लोग सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक व्यक्ति है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहा है, एक व्यक्ति है जो गरीबों के लिए काम कर रहा है, गरीबों को दिए जा रहा है, खुद लॉस में जाए जा रहा है, तो फ़ायदा किसको होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही होगा ना, क्योंकि भैया सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो सरकारें हैं वो तो लॉस में ही काम कर रही हैं, तो डेवलप होने का तो चांस बनता ही नहीं है। सोशलिज्म हैज़ नो डाउट अ ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, बड़ी मॉरल स्ट्रेंथ है। और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है हर व्यक्ति को लगता है कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो रहा है ना, जबकि कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करती है और कलेक्टिव इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखती है ना। ये हमें ऊपर से देखने वाली चीज़ें दिखाई देती हैं, पर एज सच लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल सोशलिज्म बहुत ज़्यादा नहीं है। सोशलिज्म हैज़ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज वेल, बिकॉज जो सोशलिस्ट होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट हर व्यक्ति के लिए सोचते हैं कि यार हर व्यक्ति जो हमारी कंट्री में रह रहा है उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, उसे एजुकेशन मिले, उसे फूड मिले। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में बहुत हद तक ट्राई किया जाता है कि अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की, ऑक्यूपेशन की हर व्यक्ति को मिले। But replacement of private by state ownership tended to destroy the motivation for enterprise. अब बेटा एक व्यक्ति ए है जिसको पता है कि मैं अगर 8 घंटे काम करूँगा और 8 घंटे में जो भी पैसा बनाऊँगा वो मेरा, तो ये दिन रात मेहनत करेगा, वो 8 घंटों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा। पर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी और डी, इन चारों को पता है कि हम चारों के कॉमन एफर्ट से जो भी पैसा आएगा वो हम चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कोई भी अपनी क्षमता
क्षमता से ज़्यादा काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ए को पता है मैं कितना भी काम कर लूँ मुझे उतना ही मिलना है जितना इस आलसी बी को मिलना है या इस डी को मिलना है जो काम में इंटरेस्ट ही नहीं रखता। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मेहनत का फल मुझे ही मिलेगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। चलो, तो प्राइवेट ओनरशिप को स्टेट ओनरशिप में चेंज कर देना, ये एंटरप्राइज के हार्ड वर्क के मोटिव को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। हम सबकी आदत होती है बच्चा, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि आपकी क्लास में जिसको हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे और जिसको लोएस्ट मार्क्स आए होंगे, इन सब के मार्क्स को मैं ऐड करके किसी को 27 पे आए होंगे, किसी को 17 पे आए होंगे, किसी को 60 पे आए होंगे, किसी को 98 पे आए होंगे, मैं इन सबको जोड़कर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करके एक एवरेज मार्किंग सबको दे दूंगी, मतलब 30 नंबर सबको मिल जाएगा। तो जो व्यक्ति जो 98 के लिए पढ़ रहा होगा उसके तो मॉरली डाउन हो जाएंगे, बोलेगा भाई मैं क्यों मेहनत करूँ, और ये व्यक्ति तो पढ़ना ही छोड़ देगा, क्यों पढ़ना छोड़ देगा, अरे मुझे तो बिना मेहनत करे भी नंबर मिलने वाले हैं। इसी टाइप का फेलियर हुआ किसमें, सोशलिज्म में। आदमी अपने प्राइवेट गेन के लिए काम करता है, ठीक है। टेक अवे द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू एक्वायर प्रॉपर्टी, अगर मैं आदमियों से उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर करने के राइट को ही छीन लूँ तो उस मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। सेट द लिबरल्स एंड यू मेक एन एंड ऑफ ऑल प्रोग्रेस, लिबरल्स कहते हैं इस तरीके से आप पूरी प्रोग्रेस को खत्म कर दोगे। Ideal of a welfare state, reformed or humanized capitalist system। 1980s तक जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी पूरे वर्ल्ड में चेंज हुई। बहुत सारे जो नेशन थे उन्होंने प्राइवेटाइज किया बहुत सारी कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को। पहले जो स्टेट कंट्रोल में थी, पहले हमारे इंडिया में भी बेटा बहुत सारा काम स्टेट कंट्रोल्ड यूनिट्स के थ्रू होता था, पर 1991 के बाद हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए जिसके थ्रू हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, मिल को प्राइवेटाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार इन्हें लॉस में रन कर रही थी, प्रॉफिट तो इनसे निकल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऐसा ही हुआ कि जो सोशलिस्ट इकॉनमी थी उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, क्योंकि कम्युनिज्म का जो मॉडल था वो कोलैप्स कर गया रशिया में, ईस्टर्न यूरोप में, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया में भी, ठीक है। With the collapse of communism in Russia and in Eastern Europe, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria और other countries में, there did not see much future for basic socialist goal। बेसिक सोशलिस्ट गोल का ज़्यादा कोई फ्यूचर नहीं दिखा। स्टेट ओनरशिप का मतलब था प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। और तो और चाइना ने भी अपने ऑर्थोडॉक्स सोशलिस्ट पाथ को छोड़ दिया। भैया स्टेट ऑनरशिप होगी, है ना, मीन्स प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, एक्सचेंज को सरकार कंट्रोल करेगी, इसका कोई भविष्य नहीं दिखा। और चाइना ने भी ऑर्थोडॉक्स सोशलिस्ट पाथ को छोड़ दिया। इनफैक्ट अब हम ह्यूमनाइज्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम में काम करने लगे। स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली सिक्योरिटी और वेलफेयर की, उन लोगों की जो अपने पैरों पे खुद नहीं खड़े हैं, किसी ना किसी रीज़न से पीछे रह गए हैं, उनको स्टेट कंट्रोल करता है, उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करता है, वेलफेयर स्कीम चलाता है। ग्रेजुअली ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, डेनमार्क और दूसरी यूरोपियन स्टेट भी ट्रूली वेलफेयर स्टेट बन गए, जहाँ पर लोग असिस्टेंस रिसीव करने लगे। किससे? अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़े लॉसेस हुए हैं या किसी ना किसी वजह से वो अपना अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें सरकार हेल्प करेगी। तो इन ऑल दिस कंट्रीज, इन सारी कंट्रीज़ में जो सिटीजन्स थे उन्हें स्टेट असिस्टेंस मिली, बीमारी के अगेंस्ट में, बेरोजगारी के अगेंस्ट में, अगर उनकी वो बूढ़े हो गए हैं तो सरकार उन्हें हेल्प करती थी। बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए इंडिया में, ठीक है। उसमें से एक बहुत बड़ा मेजर था मगनरेगा, महात्मा गांधी MG, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 100 दिन का रोजगार देने का, 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी गई। गवर्नमेंट बोलती थी ये चालू किया था हमारी यूपीए गवर्नमेंट ने, मतलब कांग्रेस ने ये स्कीम लेके आई थी, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस ये स्कीम लेके आई थी कि भाई अगर हम तुम्हें काम नहीं दे पाए तो 100 दिन के तुम्हें घर बैठने का पैसा भी देंगे, और जहाँ तक हमारी
कोशिश होगी हम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट तो हर व्यक्ति को देंगे, और अगर नहीं दे पाए तो उसको घर बैठने का पैसा भी देंगे। तो समझ में आया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये उन्हीं लोगों को टारगेट करके बनाया था जो खुद से एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद हमने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम NHPS भी चलाया, ऐसे ही लोगों को डेवलप करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। ओनली इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। बेटा, नाउ द राइज ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का हिंदी मीनिंग होता है बच्चा समाजवाद। आई बात समझ में? अब समाजवाद की या सोशलिज्म की जो फिलॉसफी थी, ये किसके रिएक्शन में आई? तो ये कैपिटलिज्म के रिएक्शन में आई, पूंजीवाद के रिएक्शन में आई। क्योंकि जो कैपिटलिस्टिक लोग थे, ये वर्किंग क्लास का इतना एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे कि कुछ लोग खड़े हुए जिन्होंने कहा कि नहीं भैया, ये तो सही नहीं है, कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास ही रिस्पॉन्सिबल है इतनी ह्यूज प्रॉफिट के लिए, तो उसे भी इस प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पार्ट तो मिलना चाहिए। पर कैपिटलिस्टिक लोग ऐसा करते ही नहीं हैं। तो अब आएगा सोशलिज्म, ठीक है बात? तो सोशलिज्म इन फैक्ट एमर्ज्ड एज द रिएक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के रिएक्शन में आई जो फिलॉसफी, उसका नाम था सोशलिज्म। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसमें फैंटास्टिक इनइक्वालिटी हम मार्क कर सकते थे इनकम और वेल्थ में। ऑब्वियस सी बात है, जो फैक्ट्री ओनर्स होंगे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को रन कर रहे होंगे, उनके पास होंगे बड़े बड़े घर, बहुत सारा पैसा। और जो वर्किंग क्लास होगी, जो इतनी लेबर देने के बाद भी मीगर सैलरी, मीगर वेजेस अर्न कर रही है, वो पुअर होगी। तो वेल्थ में इनइक्वालिटी देखी जा सकती थी, इनकम में इनइक्वालिटी देखी जा सकती थी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सिस्टम में। एक्सप्लॉयटेशन बहुत था, मास मिजरी थी, लोग बहुत गरीब थे, दयनीय स्थिति में थे, उनका शोषण हो रहा था। बहुत सारे स्कूल्स आए फिर सोशलिज्म के, बट दे आर ऑल यूनाइटेड इन एंडिंग कैपिटलिज्म। देखो, सोशलिज्म के बहुत सारे स्कूल थे, मेरा व्यू अलग था, एक्स का व्यू अलग था, तो वाई का व्यू अलग था, ऐसे बहुत सारे लोग आए। पर एटेंड इन लोगों ने अपने हाथों को मिलाया और कहा कि हम साथ में मिलके कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में फाइट करेंगे और कैपिटलिज्म को खत्म करेंगे एंड बिल्डिंग आ सोशलिस्ट सोसाइटी, और एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो सोशलिस्ट होगी। ठीक है बात? चलो, अब सोशलिज्म का मीनिंग क्या होता है? तो सोशलिज्म ये कहता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उन लोगों के पास में रहे जो उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। ठीक है, मतलब सरकार के पास में रहे थे, क्योंकि सरकार तो मेरी तुम्हारी होती नहीं, सरकार तो सबकी होती है। तो जब सरकार के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे तो सरकार ऑब्वियस सी बात है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगी। सोशलिज्म इम्प्लाइज दैट जो लैंड है और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है प्रोडक्शन के इंप्रूवमेंट्स क्या, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है प्रोडक्शन के। शैल बी द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। किसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पीपल की, कॉमन पीपल की। एंड शैल बी यूज्ड एंड गवर्न बाय पीपल फॉर द पीपल। और इनको हम इस तरीके से यूज करें कि हर व्यक्ति का भला हो। इन्हें वो ही लोग यूज कर पाए जो लोगों को गवर्न कर रहे हैं। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो लोगों के लिए बनती है, लोगों के लिए काम करती है, उसी सरकार के पास ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए, तभी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा वेल्थ का। फिर से देखो, लैंड और जितने भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट है प्रोडक्शन के, वो किसकी प्रॉपर्टी हो? कॉमन पीपल की। एंड शैल बी गवर्न बाय द पीपल, और इन्हें गवर्न भी कौन करें? लोग। किसके लिए गवर्न करें? लोगों के लिए। देखो, ये सारी प्रॉपर्टी लोगों के पास रहे और लोग इसका लोगों की भलाई के लिए उपयोग करें। कितने सारे लोग हो गए ना। चलो ठीक है, बस इतना समझो कि यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल हर कॉमन व्यक्ति के पास होता है। दूसरा, जो अदर मीन्स है प्रोडक्शन के, जैसे माइंस, फैक्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंक, कंज्यूमर स्टोर्स, ये सब भी जनरल पब्लिक की ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति की नहीं। दूसरे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है बेटा? माइनिंग होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट भी एक अच्छा खासा मीडियम है अर्निंग का, कम्युनिकेशन है, बैंक है, कंज्यूमर स्टोर्स हैं, ये सब सबके पास होने चाहिए। मतलब इनकी ओनरशिप लोगों के पास होनी चाहिए, जनरल पब्लिक के पास होनी चाहिए। द सोशलिस्ट बिलीव, सोशलिस्ट का बिलीव था कि ये जो सिस्टम है
ये ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करेगा जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, सबके पास वेल्थ होगी, हर व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी अपने करियर को परस्यू करने की, अपनी लाइफ को जीने की, वेल्थ अर्न करने की, है ना। तो जब सोशलिज्म का कंसेप्ट आया तो बहुत ही फैंसी कंसेप्ट लगता था, है भी, हम बोल सकते हैं है भी। इसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी ओनरशिप किसके पास रहेगी बेटा, जनरल पब्लिक के पास। जनरल पब्लिक दूसरी पब्लिक की हेल्प के लिए उनको यूज करेगी और सोशलिज्म इस टाइप की कंडीशन क्रिएट करेगा जिससे कि इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी सबके पास होंगी, अपॉर्चुनिटी का एक्सेस सबके लिए अवेलेबल होगा। 3 कैटेगरीज ऑफ सोशलिस्ट। तो पहली कैटेगरी थी अर्ली सोशलिस्ट की। तो अर्ली सोशलिस्ट में थे, तो हम पढ़ेंगे अर्ली सोशलिस्ट को। तो उसमें है फ्रेंचमैन बेबियॉफ, सेंट साइमन फॉरियर एंड अदर्स। सोशलिस्ट की जो नाम है वो हो सकता है पूछे जाए 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंचमैन बेबियॉफ, सेंट साइमन फॉरियर एंड अदर्स। रॉबर्ट ओवन 1771 टू 1858, इन्हें कहा गया फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म। हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म? तो फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म है रॉबर्ट ओवन। ठीक है, रॉबर्ट ओवन क्या है बच्चा? फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म। ये पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने सोशलिज्म वर्ड को यूज किया। इनकी अपनी एक कॉटन मिल थी, कहाँ पर बेटा? स्कॉटलैंड में। इन्होंने उस कॉटन मिल में, जो रॉबर्ट ओवन थे, ये कौन थे? फादर ऑफ सोशलिज्म, ब्रिटिश सोशलिज्म, नॉट सोशलिज्म। फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म कौन है? रॉबर्ट ओवन। और ये स्कॉटलैंड में एक कॉटन मिल चलाते थे। तो इन्होंने क्या किया बच्चा? वहां पर वर्किंग आवर्स को रिड्यूस किया और ये अपने वर्कर्स को अच्छे खासे वेजेस देते थे। ट्रेड यूनियन मूवमेंट को इन्होंने ग्रो करने में बहुत हेल्प किया। मतलब ऑल इन ऑल रॉबर्ट ओवन एक ऐसे कैपिटलिस्ट नहीं थे जो एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, ये सोशलिस्ट थे। इन्होंने वर्किंग आवर को कम किया अपनी कॉटन मिल में, अच्छे खासे वेजेस दिए, ट्रेड यूनियन बनाने में हेल्प की, उसको ग्रो करने में हेल्प किया। देन मार्क्सियन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स थे 1818 टू 1883, ये मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिगर थे पूरे सोशलिस्ट मूवमेंट के। इनका जन्म राइनलैंड में हुआ था, जर्मनी में है राइनलैंड, जहाँ पर जन्म हुआ हमारे कार्ल मार्क्स का 1818 में। 1843 में इन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया क्योंकि इनके जो थॉट्स थे बहुत रेवोल्यूशनरी थे। ये चले गए पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है, जहाँ पर ये मिले फेडरिक एंगल्स से। किससे मिले वो? फेडरिक एंगल्स से मिले। ठीक है, तो भाई ये चले गए जर्मनी को छोड़ के। कौन? हमारे कार्ल मार्क्स। कहाँ? पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, वहां पर वो मिले किससे? फेडरिक एंगल्स से। कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स ड्रू द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बनाया 1848 में। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने बनाया बच्चा? कार्ल मार्क्स ने बनाया और एंगल्स ने बनाया। कार्ल मार्क्स और एंगलिस दोनों के विचार सेम थे। इनका मानना ये था कि जो इंटरेस्ट होता है पूंजीवादियों का, जो इंटरेस्ट होता है कैपिटलिस्ट का और जो वर्कर्स का, वो बिल्कुल अपोजिट होता। मतलब देखो, कैपिटलिस्ट चाहेगा कि मैं कम से कम फैसिलिटी दूं अपने वर्कर को और उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करूं, वेजेस कम दूं, लॉन्ग वर्किंग आवर काम कराऊं। और वहीं वर्कर क्या चाहता है कि वर्किंग आवर्स कम हो, सारी फैसिलिटीज़ हमें मिले, वेजेस ज़्यादा मिले। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स का कहना यही था कि भाई इन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, एक दूसरे को अपोज करने वाले हैं। दे लेड स्ट्रेस ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास स्ट्रगल, और ये क्लास स्ट्रगल की बात करते थे। अब बेटा यहाँ पर फेडरिक एंगल भी और कार्ल मार्क्स दोनों ही इस बात को मानते हैं कि ये जो स्ट्रगल चल रहा है कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच में, ये एक सीसलेस अफेयर है। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वर्कर्स जीत नहीं जाते और एक नया सोशल सिस्टम एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाता। जब तक दुनिया की कोई शक्ति इनके बीच के द्वंद्व को, कॉन्फ्लिक्ट को, कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म नहीं कर सकता। एक नया सोशल सिस्टम बने, नया सोशल ऑर्डर बने, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। तो बेटा ये हैं हमारे व्लादिमीर लेनिन, ये है फेडरिक एंगल और ये है कार्ल मार्क्स। अब जो थर्ड टाइप का सोशलिज्म है उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे उसमें थे बर्नस्टाइन, जीन जॉ,
बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, ठीक है। कौन कौन? सिडनी वेब, बर्नार्ड शॉ, जीन जॉस एंड बर्नस्टाइन। ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे, इनके नाम याद कर लेना, ठीक है। तो भाई जो बर्नस्टाइन थे कहाँ से थे? जर्मनी से थे। जीन जोआ कहाँ से थे? फ्रांस। बर्नार्ड शॉ और सिडनी वेब कहाँ से थे? इंग्लैंड से। ठीक है बात। तो पूछा जा सकता है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो फ्रेंच से बिलोंग करते थे उनका नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, जीन जॉर्ज। जर्मनी से जो बिलोंग करते थे उनका नाम था बर्नस्टाइन, और इंग्लैंड से थे बर्नार्ड शॉ एंड सिडनी वेब। were not in agreement with the principle of class struggle advocated by Marx. मार्क्स जो कहते थे ये क्लास स्ट्रगल चल रहा है, जो सीजलेस अफेयर है, इससे ये लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे। जीन जॉस, बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, ये लोग कहते थे नहीं भाई, क्लास स्ट्रगल को तो हम एडवोकेट ही नहीं करते, ये तो कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए सोसाइटी में। इनका बिलीव था कि जो सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें सिर्फ अचीव किया जा सकता है डेमोक्रेटिक मीन से। अगर डेमोक्रेसी होगी तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स का कम होगा। तो क्या बात समझ में आई? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो थे वो मार्क्स की आइडियोलॉजी के अपोज में काम करते थे। उनका मतलब ये था कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसे कोई चीज़ या क्लास स्ट्रगल जैसा कुछ भी हमें वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता जहाँ हमें पहुँचा सकता है कौन? डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर बनी बचाओ सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी एस्टेब्लिश हुई इंडिया में 1934 में। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुई? 1934 में। और जो प्रोमिनेंट लीडर थे इस पार्टी के वो थे आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायणन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायणन, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, इन सब प्रोमिनेंट लीडर्स ने मिलके बनाई सोशलिस्ट पार्टी। कहाँ पर? इंडिया में। कब बनाई बेटा? 1934 में। अब जयप्रकाश नारायणन जो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में 1934 में सोशलिस्ट पार्टी को बनाया, 1934 में सोशलिस्ट पार्टी को बनाया, उन्होंने बुक लिखी वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों। ये जो बुक थी ये डिस्क्राइब करती थी कि सोशलिज्म एक थ्योरी है सोशियो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की। सोशियो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी को ही हम क्या कहते हैं? सोशलिज्म। किसकी बुक है वाई सोशलिज्म? किसकी है बताओ मुझे? जयप्रकाश नारायण की। ये है जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि भाई ये ग्रेटेस्ट इंडियन अथॉरिटी है सोशलिज्म की इंडिया में। ठीक है बात। महात्मा गांधी इन्हें रिगार्ड करते थे ग्रेटेस्ट इंडियन अथॉरिटी ऑफ सोशलिज्म। इट appears he has been influenced by idea of American and British socialist। ये अमेरिकन सोशलिज्म, ब्रिटिश सोशलिज्म से, ब्रिटिश सोशलिस्ट से भी इन्फ्लुएंस थे। इनका मानना था कि भैया जो सोशलिज्म है ये कंप्लीट थ्योरी है सोशियो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की। अच्छा, गांधी जी ऐसा मानते थे, ये हमें कौन बता रहा है? विश्वनाथ प्रसाद वर्मा। विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के अकॉर्डिंग गांधी जी कहते थे कि भाई राम मनोहर सॉरी जयप्रकाश नारायण जो है ये ब्रिटिश सोशलिस्ट थे, अमेरिकन सोशलिस्ट से इंस्पायर्ड हैं। इंडिया में ये सोशलिज्म की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अब हम देखेंगे बेटा मेन फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। तो जो कार्ल मार्क्स थे बच्चा और जो एंगल्स थे और जो लीडर थे 1917 रेवोल्यूशन इन रशिया। रशिया में 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। उस अक्टूबर रेवोल्यूशन में जो मेजर लीडर रहे थे तो भाई व्लादिमीर लेनिन जो कि लीडर रहे 1917 रेवोल्यूशन के, कार्ल मार्क्स, एंगल्स, इन सबको रिगार्ड किया जाता है एज द कम्युनिस्ट थ्योरिस्ट। व्लादिमीर लेनिन हो, कार्ल मार्क्स हो, एंगल्स हो, इन सबको क्या कहा गया? कम्युनिस्ट थ्योरिस्ट। सोशलिस्ट ऑन द अदर हैंड अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड अ मोर ह्यूमन आइडियोलॉजी। और सोशलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि जो भी कंसर्न हो वो किसके ऊपर फोकस हो? ह्यूमन आइडियोलॉजी के ऊपर हो, ह्यूमन के ऊपर हो। तो अब हम देखेंगे कि क्या मेन फीचर्स हैं किसके? सोशलिज्म के। चलो बेटा, जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे अब हम कि जो सोशलिज्म था वो कलेक्टिविज्म को फेवर करता था। कलेक्टिव गुड हो, सोशल वेलफेयर हो, इसकी ज़्यादा वैल्यू है रादर देन द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब हम सब मिल के काम करें, फिर जो भी आउटपुट हो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें,
है ना, मिलकर जो हम प्रोडक्ट बेचे उससे जो पैसा आए उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। कलेक्टिविज्म की बात करता था सोशलिज्म। दूसरी बात, सोशलिज्म इक्वालिटी के अलावा फ्रीडम को भी प्रमोट करता था, सिविल लिबर्टीज़ को भी प्रमोट करता था। जो सोशलिस्ट थे वो ग्रेट सपोर्टर थे सिविल लिबर्टीज़ के, भैया कि सबको लिबर्टीज़ मिलनी चाहिए, सबके पास बोलने का अधिकार हो, एसोसिएशन बनाने का राइट हो, अपने धर्म को अपने तरीके से पूजने का राइट हो। ये भी कौन बोलते थे? सोशल